दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। मौजू तुर्की, अमेरिका और रशिया के बीच में जो तनातनी चल रही है उसको लेकर कुछ मीडिया हाउसेस के द्वारा जो भी खबरें आप देख रहे हैं, खैर वो भी मुझे उन पर तनकीद करने से बाज आना चाहिए। मेरे पास जो खबर है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। दरअसल क्या है कि आप लोग जानते हैं कि S-400 को लेने के लिए जिस तरीके से अमेरिका ने दबाव बनाया था तुर्की के ऊपर कि वो आप को चूज़ करना पड़ेगा, F-35 लेना चाहते हैं या S-400 लेना चाहते हैं। तो F-35 को लिंगर ऑन करते हुए या डिनाई करते हुए रजब तैयब अर्दगान ने S-400 का चुनाव किया था। आज फिर जो है वो स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही थी कि जो बाइडन आएंगे तो यहाँ पर तुर्की का ये कहना है कि हम जो बाइडन से अपनी बातचीत जारी रखेंगे। जो बाइडन प्रशासन जब सत्ता में संभाल लेगा तो बातचीत का जरिया जो है वो जारी रखा जाएगा, मगर हमें किसी से कुछ भी लेने के लिए पूछने या इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में रजब तैयब अर्दगान ने अपनी पीसी में कह दिया है कि हम किसी भी काम के लिए कोई इजाज़त नहीं लेंगे। यहाँ इसका मतलब साफ है कि रजब तैयब अर्दगान अपनी संप्रभुता, अपनी जो उनका अपना मयार है, मकाम है, उसको अपनी डिप्लोमेसी को किसी के कहने पर, रशिया या अमेरिका के कहने पर चलाएंगे, ऐसा नहीं है। यानी हम अपने फैसले खुद करते हैं और ये हमारा फैसला है कि हम S-400 की दूसरी खेप लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ दूसरी खेप डिलीवर होने की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर बिल्कुल रशिया ने वाजे कर दिया है कि वो भी देने के लिए तैयार हैं, दूसरी खेप भेजने के लिए तैयार हैं। रजब तैयब अर्दगान S-400 की दूसरी खेप को मंगा रहे हैं। तो यहाँ इस तरह की कोई बात मेरे सामने नहीं आई है जहाँ ये खुशामद करने की बात की गई हो तुर्की की तरफ से कि देखेगा अमेरिका जी विचार कर लीजिएगा या फिर थोड़ा सा सोच लीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेट अवे साफ लफ्ज़ों में ये कह दिया गया है कि हम एक देश हैं और हमें किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सिर्फ बात यहीं ख़त्म हो जाती तो और बात थी। रजब तैयब अर्दगान इससे आगे बढ़ते हुए आज एक अज़्म का जो उन्होंने मुज़ाहिरा किया है वो ये था कि 2023 से पहले आराम करने की या चैन से बैठने की या मतलब संतुष्ट हो जाने की, मुतमईन हो जाने की जो सूरत हाल है वो हमारे लिए हराम है। यानी आप समझ सकते हैं क्या क्या है। यानी कि हमारा चैन से बैठना, हमारा रुक जाना, हमारी डिप्लोमेसी, हमारे जो तैयारियां हैं, हमें 2023 का जो हमारा विज़न है, यानी 2023 के विज़न से पहले अगर हम आराम से बैठते हैं तो ये हमारे लिए हराम है। ये पैगाम पूरी तुर्की को, तुर्की के सिस्टम को और दुनिया को रजब तैयब अर्दगान ने देने की कोशिश की है। क्यों उन्होंने 2023, मेरे ख्याल से अभी सभी लोग जानते हैं कि विज़न 2023 के नाम से तुर्की के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अपनी डिप्लोमेसी, अपनी कूटनीति और तमाम चीज़ों को लेकर रजब तैयब अर्दगान बार बार जिक्र करते हैं 2023 का। 2023 में लौज़ान ट्रीटी डिज़ोल्व हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद तुर्की को अपनी जो राहदारी थी, जो वो टैक्स वसूली किया करते थे, उसको बहाल करेंगे। अपने समुद्री उन इलाकों पर जो लौज़ान ट्रीटी के तहत जिन पर से अधिकार तुर्की का चला गया था, शायद वो फिर उसको वापस मिल जाएगा। उसके बाद जो ये एक जो तुर्की के बीच में से समंदर है उसकी जो वो एक शॉर्ट कनेक्टिविटी माना जाता है, जहां से काफ़ी हैवी ट्रैफिक जो है वो समुद्री ट्रैफिक जाता है, यहाँ से एक आमदनी उनकी बढ़ेगी। सिर्फ बात यहीं तक हो तो अलग बात है। लौज़ान ट्रीटी को अगर दुनिया में जाना जाता है दोस्तों, तो सबसे बड़ा लौज़ान ट्रीटी का जो पार्ट है वो ये है कि जो वो ऑटोमन अम्पायर, सल्तनत उस्मानिया का, खिलाफत उस्मानिया का क्लेम दोबारा 2023 से पहले रजब तैयब अर्दगान या तुर्की नहीं कर सकता। इस बीच में बहुत से लोग आए, बहुत से लोग चले गए। वो उस ट्रीटी में
जो है उनको प्रतिबंधित था कि इस तरह की कोई बात की जाए जिसमें सल्तनत उस्मानिया का नाम हो या उस तरह का तसव्वुर हो या उस तरह का ख्याल हो। यही वजह है कि जो इस वक्त गल्फ में खलबली मची है और जो इलाके कभी ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे, ये बात क्योंकि बार बार रजब तैयब एर्दोगान अपने मंचों से, चुनावी मंचों के अलावा अपने जितने भी फोरम हैं उन पर बाकायदा इसका इजहार करते हैं और लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि 2023 आते ही हम सल्तनत उस्मानिया को बहाल करेंगे। यहाँ उन्होंने एक पैगाम, आपको शायद याद भी होगा दोस्तों, जब आया सोफिया जो है उन्होंने ओपन की थी और जब नमाज के लिए खोल दी थी तो उन्होंने कहा था कि ये मस्जिद अक्सा के लिए इसे एक ख़त समझें, एक पैगाम समझें। यानी कि 2023 के बाद सीधे सीधे जो अपने अज़्म में वो कहना चाहते हैं वो यही है कि जो मस्जिद अक्सा है वो यानी कि इजराइल की तरफ रुख करेंगे, जिससे इजराइल इस रणनीति को दिमाग में रखते हुए, इन खतरात को या अपने इनपुट्स को जहन में रखते हुए मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ अपना ताल्लुक़ बना रहे हैं। और मुस्लिम कंट्रीज़ भी जो सल्तनत उस्मानिया के अंडर में आते थे उनमें भी बेचैनी है और वो भी एक दूसरे में अपने तहफ़्फ़ुज़, अपने कोलिशन, अपने गठजोड़ को ढूंढ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज भी ये नहीं है कि ये अमन की कोई मतलब मुतमईन हो जाने की कोई बात है कि चलिए अब नागोर्नो कराबाख का मामला निपट गया है, अजरबैजान की जीत हो गई है और तुर्की ने अपने ड्रोन की सेल में दुनिया से ऑर्डर प्राप्त कर लिए हैं, वो आराम से बैठ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ इम्पोर्टेंट बात यही है कि आज के रजब तैयब एर्दोगान के बयान ये साबित करते हैं कि 2023 का बेसब्री से वो इंतज़ार कर रहे हैं, उससे पहले आराम करने को हराम समझते हैं। ये बड़ी बात कही है और वो अमेरिका से परमिशन नहीं लेंगे। अलबत्ता बाइडन जो हुकूमत होगी उसके साथ बातचीत जारी रखेंगे। नाटो के साथ भी बातचीत जारी है, तनकीद और तानाकशी एक दूसरे की तरफ चारों तरफ से चल रही है। यहाँ एक बात थोड़ा सा रजब तैयब एर्दोगान और इशारा कर रहे हैं मामले को लेकर के, भाई जो ग्रीक के साथ अभी जो डिप्लोमेटिक वार्ता थी, बातचीत थी, वो जल्दी ही शुरू होने वाली है। इसका मतलब जो है बातचीत का चैनल तुर्की हर देश के साथ खोलकर आगे बढ़ रहा है और अपने अज़्म को, अपने हथियारों को, अपने वेपन्स को और अपने इरादों को साफ तौर पे दुनिया पर जाहिर कर रहा है, छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो ये आज की जो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट मुझे खबर लगी, मैं आप तक पहुंचा दी है और अगली खबर का इंतज़ार करिए। वक्त बताए बगैर इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा और आपको नई अपडेट दूंगा। खुदा हाफिज़।